हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मितेंद्र सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ आप लोग मेरी किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी को लेकर शामिल हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से मेरे को सिम्टम्स आए किडनी इन्फेक्शन, किडनी फेलियर के, और मैंने डायलिसिस की जगह पे किडनी ट्रांसप्लांट क्यों चूज़ किया। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे किडनी इन्फेक्शन स्टार्टिंग में किस तरह से पता चला। तो ये बात उन दिनों की है जब कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करा रहे थे और लोग बहुत मशक्क़त कर रहे थे कि वो किसी तरह से स्लॉट मिले और वो वैक्सीन लगवाएं। कुछ कोशिशों के बावजूद मेरे को भी एक स्लॉट मिला और मैं उस जब स्लॉट मिला और वो स्लॉट पास में ही था करके, और मैं जब वहाँ गया, जब वो मेरा नंबर आया उस डेट पे, तो उससे 2 दिन पहले ही मेरे को फ़ीवर आया था। और जिस वक्त मैं वैक्सीन लगवा रहा था, मैंने उन लोगों से बताया भी कि मेरे को अभी 2 दिन पहले फ़ीवर आया है, तो ऐसा तो नहीं है उस फीवर की वजह से मेरे को कुछ दिक्कत हो जाए या फिर कुछ परेशानी हो जाए। तो उन लोगों ने आपस में डिस्कस करके, 2-3 जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, डिस्कशन किया आपस में, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, आप लगवा लो। मैंने वो वैक्सीन लगवाई। उसके बाद मैं घर आया और उसके बाद अगले दिन मेरे को फिर दोबारा से फ़ीवर आया। 103 के करीब फ़ीवर था और मेरी आधी बॉडी, हार्ट के साइड वाली बॉडी अच्छा खासा दर्द कर रही थी। वो पूरी बॉडी में ऊपर सिर से लेके हैंड, चेस्ट और नीचे लेग तक पूरा दर्द था एक साइड में। तो काफ़ी लोगों को सिम्टम्स आते हैं उसके, काफ़ी लोगों को फ़ीवर आता है, और वो जो कि नॉर्मल बोलते थे कि 1-2 दिन फ़ीवर आएगा। मैंने भी 2 दिन तक वेट किया। 2 दिन के बाद जब फ़ीवर में बिल्कुल नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन और एंटीबायोटिक दी। कुल 8-9 दिन और उसके बाद फ़ीवर रहा, मतलब टोटल 10-12 दिन के करीब मेरे को फ़ीवर था। और उसके बाद वो मेरा फ़ीवर गया। बॉडी में बहुत कमज़ोरी आ गई थी। उसके बाद मेरी बॉडी ने रिकवर किया। उस फीवर के बाद ही, कोरोना वैक्सीन के बाद जो फीवर आया, उसके बाद ही मेरे को वॉक करते टाइम चेस्ट पेन होना शुरू हो गया। जब मैं वॉक करता था तो मेरे को चेस्ट पेन फील होता था। पहले 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि शायद गैस्ट्रिक का होगा, पर जब वो चेस्ट पेन में आराम नहीं मिला तो फिर मैंने जनरल फिजिशियन को दिखाया, कुछ टेस्ट कराया उनके कहने पे, और मुझे पता चला कि जो किडनी वाला क्राइटेरिया है, क्रिटेनाइन, मेरा वो हाई था। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप किडनी स्पेशलिस्ट से मिलें। मैंने किडनी स्पेशलिस्ट के पास गया। वहाँ पे भी उन्होंने कुछ टेस्ट कराए। वो टेस्ट करे तो उन्होंने मुझे बताया कि यार किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, शायद मेडिसिन की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, जिसकी वजह से आपका बीपी भी शूटअप चल रहा है। तो वो चेस्ट पेन इसी वजह से होता था क्योंकि वो बीपी शूटअप था उस वक्त मेरा बीपी नॉर्मल 190-100 के आसपास रहता था। और किडनी में इन्फेक्शन आया, क्रेटानाइन आया, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी। बीपी की भी मेडिसिन चलाई और उन्होंने क्रेटानाइन की भी मेडिसिन चलाई। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो आराम आना शुरू हुआ। उसी के बाद फिर काफ़ी ठीक लगने लगा मेरे को। मैंने अपना ऑफिस नॉर्मल तरीके से ज्वाइन किया। सब कुछ नॉर्मल सा चलने लगा। मेडिसिन भी यही। मेरा क्रेटानाइन फिर दोबारा से कम होकर 2.5 तक भी पहुंच गया था एक बार। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद एक बार मेरे को फिर दोबारा से फ़ीवर चढ़ा, और उस फीवर के चढ़ने से जो इन्फेक्शन है वो शायद दोबारा पंप अप हुआ, और उसके बाद मेरा क्रेटानाइन 6.8 के करीब पहुंच गया। मेरे को दिक्कतें होना शुरू हो गई। मेरे को ठंड लगना शुरू हो गई, ये जो कि एक सिम्टम है आपके किडनी फेलियर का। बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है तो हर साल का ठंड लगता है, हर टाइम पर ठंड लगती है। डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर ने मेरे को बताया, मेरे को दवाइयाँ दी, फिर दोबारा से कुछ स्टेरॉइड्स भी दिए ताकि वो बॉडी को एनर्जी मिले और बॉडी उस चीज़ को हिट कर पाए। पर वो क्रेटानाइन उसके बाद रुका नहीं, वो धीमे धीमे फिर दोबारा बढ़ता चला गया। एक टाइम के बाद डॉक्टर ने मेरे को बताया कि दिस इज़ CKD, और यहाँ से वापस लौटने का कुछ नहीं होता। आपको या तो डायलिसिस कराना पड़ेगा या फिर आपको फर्दर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। उन्होंने मेरे को डायलिसिस एडवाइस किया कि आप डायलिसिस कराओ, क्योंकि क्रेटानाइन बढ़ने से बॉडी के अंदर एक तरह से पॉइजन बढ़ रहा है, और वो पॉइजन जो है बाकी की चीज़ों पे भी असर डालेगा। तो उस टाइम पे जब वो चलने लगा तो मैंने डायलिसिस नहीं कराया। मैंने बाकी के ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए कि यार डॉक्टर्स ने तो एक डायलिसिस बोल दिया, डायलिसिस के बाद ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन डायलिसिस कराया, 20 दिन डायलिसिस कराया और वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे को सीधा बोला ये CKD है। CKD में किडनी हील नहीं होती, वो रिकवर नहीं करती। तो जब मेरे को डॉक्टर्स की तरफ से लास्ट ऑप्शन हुआ तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आयुर्वेदिक ट्राई किए, काफ़ी सारे हकीम ट्राई किए। कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में बैठा के लोगों को ठीक करते हैं, कुछ सिर केबल लेटा के ठीक करते हैं, कुछ थेरेपी देते हैं, उससे ठीक होता है। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए। करीब 1.5 साल मैं लगातार कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाता रहा। कुछ कुछ दिनों मैंने मेडिसिन खाई। कुछ की मेडिसिन से मेरे को नुकसान भी हुआ, कुछ की मेडिसिन से मेरे को फ़ायदा भी हुआ, और वो चलता रहा।
अच्छा, मैं बीच में एक बात रोक के मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो जब ये किडनी फेलियर हो रहा होता है ना, तो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम होती है, तुम्हारी बॉडी में फटीग फील होती है, तुम्हें हर वक्त किसी भी काम को करने के लिए दम लगाना पड़ता है। पर अगर तुम्हारा मोटिवेशन छूट गया, अगर तुम्हारे अंदर से तुमने अपने आप को बोलना बंद कर दिया ना कि था तो ये कर सकता है, अगर तुमने ही वो छोड़ दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने आप को बताते हो कि तुम बीमार हो। मेरे केस में मैंने अपने आप को नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, मैंने अपने आप को यही बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। मैं हर काम को करता रहा। इवन मैंने अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन किया, मैंने दोबारा से अपना काम करना शुरू किया, मैंने सारे वो काम करना शुरू किया जो मैं नॉर्मली कर रहा था। मेरे को दम लगाना पड़ता था हर एक काम को करने में, हर वक्त फटीग फील होता था, हर वक्त एक ऐसा लगता था कि जैसे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है किसी काम को करने में। लेट्स से कि 5 पॉइंट लगाने पड़ते हैं, तो मेरे को शायद 20 पॉइंट लगाने पड़ रहे थे उस काम को करने के लिए। इवन एक पानी का गिलास अगर दूर रखा हुआ है तो मैं सोचता था कि यार पानी पीऊँ, चल थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। मेरे को दम लगाना पड़ता था उस पानी के गिलास को पकड़ने के लिए भी। तो मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि आपको खुद ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो जो दिमाग है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिमाग ही आपको बताता है कि आप बीमार हो, आपके थ्रू ही वो बताता है कि आप बीमार हो। आप अगर नॉर्मल तेज़ में देखो, आप कई बार आपके साथ भी शायद ये हुआ हो, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है। अगर तुम फील करते हो ना कि तुम्हें फीवर आ रहा है, और वो फीवर आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे को लग रहा है कि शायद बुखार आएगा, वो ज़्यादातर केसेस में आ ही जाता है। पर अगर आप कभी ट्राई करना, आपको लगता है कि फीवर आएगा और आप कहते हो कि नहीं यार मैं ठीक रहूँगा, आप नॉर्मल अपना काम करते रहो, वो रुकता है। दिमाग जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे ना, जब यूट्यूब पे आपने बहुत सारे देखे होंगे। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, एक बंदे की डॉक्यूमेंट्री थी। वो बंदे को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि स्पाइन पे वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कभी चल नहीं पाएगा। उस बंदे ने अपने आप को मोटिवेट किया, उसने होप नहीं छोड़ी, उसने धीमे धीमे खड़े होने की कोशिश करी। वो कई बार गिरा, उस वीडियो में वो कई बार गिरा। उसके बाद पर उसने फिर धीमे धीमे खड़े होने की कोशिश की। उसके बाद वो चलना, उसने स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू किया, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि उसने दौड़ना शुरू किया, और वो फिट है आज की डेट में, वो सही से अपनी ज़िंदगी निकाल रहा है। ये वही बंदा है जिसने, डॉक्टर्स वगैरह ने बोल दिया था साइंस के अकॉर्डिंग कि आप नहीं चल सकते, स्पाइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप नहीं खड़े हो सकते, और वो भाग रहा है। तो वो क्यों भाग रहा है, वो कैसे भाग रहा है? वो सब दिमाग जो है बहुत पावरफुल चीज़ है। आपका दिमाग हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। आपका दिमाग अगर आपको बताएगा कि आप ठीक हो, तो आप ठीक हो। तो मैंने भी 1.5 साल अपने आप को यही समझाया कि तू ठीक है, सब कुछ ठीक है। एनीवेज 1.5 साल के बाद अभी जब ये चलता रहा, डॉक्टर्स की हर विजिट पर डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप डायलिसिस ना कराओ, और आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि डायलिसिस की ज़रूरत है तो आपको डायलिसिस कराना चाहिए। ये मेरी ज़िद थी, जो मैं बाकी के ऑप्शंस ट्राई करना चाह रहा था। मैं कुछ ऐसा नहीं सोचना चाह रहा था कि मैं डॉक्टर्स के सामने डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए चला जाऊँ, और मेरे दिमाग में बाद में ये रहे कि यार मैं शायद ये ट्राई कर सकता था और इससे ठीक हो सकता था। जैसा कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया, जिस लोग ने मेरे को जहाँ एडवाइस किया कि यार इससे ना ये बंदा ठीक हुआ है, आप एक बार ट्राई करके देख लो, इस वाले वैद्य से ये बंदा ठीक हुआ है, इसकी दवाई से ये ठीक हो गया है, आप ट्राई करके देख लो। मैंने ज़्यादातर उसमें से ट्राई किए। खैर एनीवेज, जो होना था वो हुआ। अभी मैं आपको ये सिम्टम्स बताता हूँ। दूसरा सिम्टम्स हैं वो किस तरह से आते हैं। जैसे कि मेरे को सबसे पहले मेरी आँखों में स्वेलिंग आई। आँखों में स्वेलिंग आने के बाद जब मेरे को फिर मेरे पैर में स्वेलिंग आना शुरू हुआ। यूरिक एसिड बढ़ गया था तो पैर में स्वेलिंग आ गई। पैर के जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हुआ। वो हाथ मूव करने में भी दर्द होता था। उसके बाद फिर मेरे को एक टाइम के बाद ठंड लगना शुरू हुई। हर वक्त ठंड लगती थी, मतलब नॉर्मल किसी ने पंखा भी चला लिया, लोगों की गर्मी में हालत ख़राब है, मेरे को ठंड लगती थी, मेरे को पसीना आना बंद हो गया। उस टाइम पे जब लोगों के पसीने छूट रहे होते थे, मेरे को हल्की हल्की ठंड लग रही होती थी। मेरे को हर वक्त ही ठंड लगती थी। रात को सोने में टाइम पे मेरे को बहुत ठंड लगती थी। उसके बाद वो शिवरिंग तो चलो थी, फटीग तो हर वक्त फील होती है ही। उसके बाद जो है यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। यूरिन का आउटपुट, लेट्स से कि आप 3 लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हो, जो आउटपुट है वो 3 से 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स के बाद आता है कि अब जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा तो बॉडी आपका वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। वाटर जो सबसे पहले दिखाई देता है वो आपके लेग्स में दिखाई देता है। लेग्स स्वेलिंग आ जाना शुरू हो जाती है लेग्स में। तो लेग्स में एक टाइम के बाद इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि अगर आप लेग को इस तरह से पिंच करोगे ना, तो वो दबता तो है, पर उसके बाद वो जैसे हमारे अभी स्किन बाउंस बैक होती है ना, वो बाउंस बैक नहीं होता, वो वहीं से एक गड्ढा बना रह जाता है। अगर आपकी ये कंडीशन है कि वो गड्ढा बनना शुरू हो गया है, तो आपको डायलिसिस पे जाना चाहिए। आपकी बॉडी ने वाटर रिटेन करना शुरू कर दिया है, बॉडी वाटर भरता चला जा रहा है, वो खाली नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी में पॉइजन तो है ही,
पानी भी भरना शुरू हो गया है। तो मेरे लेग्स बहुत मोटे हो गए थे, जॉइंट्स पेन होता था, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो गई थी, चलने में दिक्कत हो गई थी। तो धीमे धीमे ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। तो लास्ट जो स्टेज थी जिसके बाद मैंने डायलिसिस स्टार्ट किया, वो था कि गाड़ी चलाते वक्त मेरे को एक बार ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट एज इन मेरे को दिखना बंद हो गया थोड़े टाइम के लिए, मेरे को एक साथ अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने। उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि यार ये तो बहुत सीरियस कंडीशन है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपका यूरिक एसिड और पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी हाई पे नॉर्मली आपको कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर कुछ भी, हार्ट फेलियर हो सकता है, बाकी के ऑर्गन्स पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। ये एक डॉक्टर ने नहीं है, मेरे को 3-4 डॉक्टर ने एडवाइस किया। उसके बाद फिर जब मेरे पास कोई ऑप्शन हाँ नहीं रहा और मेरे को लगा कि यार ये दिस इज़ इट, तो फिर मैंने डायलिसिस के लिए हाँ करा और मैंने डायलिसिस करवाया। अब डायलिसिस जो है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो मैं वहाँ एडमिट हुआ। स्टार्टिंग के 3 या 4 डायलिसिस में जो है आपकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, जो बॉडी जो है वो चेंज आपकी बर्दाश्त नहीं करती। आपका एक आउटर प्रोसेस है जो कि जिस यहाँ से आपका वो डालते हैं, पाइप डालते हैं, जिसके थ्रू जो मेरा यहाँ से डाला था, नॉर्मली कैथेटर भी लगाते हैं, कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, कईयों के चेस्ट से भी वो डालते हैं, पर मेरा गले से डाला था क्योंकि इंस्टेंट करना था। तो उन्होंने गले से डाला और उस पाइप के थ्रू डायलिसिस मशीन में वो ब्लड जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होता है और उसके बाद वो दोबारा से उस ब्लड को अंदर डालते हैं। उस दी डायलिसिस के प्रोसेस में वो आपका पानी भी कम करते हैं बॉडी का, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। जो वाटर वेट होता है ना, वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। तो जब वो गले से डालते हैं तो यार वो पेनफुल होता है प्रोसेस, तो आपको बॉडी को सुन करते हैं, पर उसके बाद भी वो अच्छा खासा दर्द करता है जब गले से डालते हैं। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगा यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा, क्लियरिटी मिलेगी कि वो जो प्रोसेस है वो क्या है। उस टाइम पे मैंने वो फ़ोटोज़ खींचे थे। वो जो टेप लगाते हैं उसके बाद वो टेप भी बहुत इचिंग करती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस वक्त वो यहाँ पे आपका लगाते हैं, वो पाइपों को यहाँ लगा छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको टेपिंग कर देते हैं। वो फ़ोटोज़ में आपको दिखाई देगा। वो टेपिंग की वजह से ना आपकी गर्दन ना ऐसे मूव कर सकती है और ना ऐसे मूव कर सकती। आपको गर्दन ऐसे और ऐसे ही रखनी है। आपको इस साइड से सोने के लिए भी मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो टेप है, और वो टेप अगर आप सोएंगे तो वो प्रेस होगी या फिर वो निकल भी सकती है। वो स्टिचेस के थ्रू वो उसको पाइप को रोकते हैं, बट फिर भी वो निकल सकती है। तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि इस साइड से ना सोएं। तो आपको ज़्यादातर आपको सीधा ही रहना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टेप लगी हुई है तो आप नहा भी नहीं सकते, वो भीगना नहीं चाहिए, उस पर पसीना नहीं आना चाहिए, तो आपको सिर अलग से धोना पड़ता है और नीचे की बॉडी अलग से धोनी पड़ती है। गर्दन को आपको गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है डायलिसिस का। अगर आपकी जो पाइप है वो सीधी सीधी हार्ट के पास जाती है, चेस्ट के अंदर जाती है, अगर यहाँ से पसीना जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस चेस्ट में होते हैं, और डायरेक्ट चेस्ट में इन्फेक्शन होगा। अगर पसीना अंदर चला गया या फिर कोई और इन्फेक्शन चला गया तो वो सीधा चेस्ट में इन्फेक्शन करेगा, जो कि अच्छा खासा दिक्कत कर सकता है। तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको पसीना नहीं आना चाहिए, या फिर आपकी कोई गंदगी वगैरह या फिर गंदे हाथ ना लगाओ, इसको कवर अच्छे से करके रखो और अपने प्रिकॉशंस रखो। तो वो जो प्रोसेस है वो चलता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब डायलिसिस में टाइम पे भी, डायलिसिस के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशंस होती हैं। आप पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे कि आम वगैरह हो गया, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल में रखनी होती है और आप उनको आपको खाने के लिए मना करते हैं। आपको हैवी प्रोटीन डाइट लेनी होती है, और डायलिसिस के बाद आपको भूख लगना बंद हो जाती है। आपको भूख लगती ही नहीं है, आपको धीमी भूख, ऐसा लगता है कि आप नहीं खा सकते यार, आपको मन ही नहीं करता अंदर से, पर आपको खाना होता है। आपको बल्कि हैवी प्रोटीन डाइट खानी होती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ पर ना के रखे, स्ट्रेंथ कम ना हो जाए बॉडी की। आपने ज़्यादातर देखा होगा डायलिसिस वाले जो पेशेंट हैं उनका रंग डार्क हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती नहीं है और वो खाना छोड़ देते हैं। उनके बस की नहीं होती खाना, तो वो खाना छोड़ देते हैं। एक टाइम पे हर एक बंदा खाना छोड़ देता है। जब वो खाना ही छोड़ देता है तो बॉडी को स्ट्रेंथ मिलना बंद हो जाती है। जो डायलिसिस है जिसमें आपकी गंदगी निकल रही है ब्लड के थ्रू, आपका पोटेशियम वगैरह या फिर बाकी के यूरिया वगैरह कम हो रहा है, जब ब्लड प्योरीफाई हो रहा है तो उसमें कुछ गंदे और कुछ अच्छे वाले जो चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती हैं, जिसमें आपकी एनर्जी भी कम रहती है। आपको डायलिसिस के बाद भी एनर्जी कम रहती है। तो एनीवेज वो डायलिसिस हुआ, 1 महीने का प्रोसेस था, जिसमें से 4-5 डायलिसिस के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो नहीं बनेगा, कुछ और ऑप्शन सोचना पड़ेगा इसमें। तो मतलब लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डायलिसिस चूज़ ना करके फिर ट्रांसप्लांट के लिए मैं क्यों गया। तो मेरे पास ना कुछ मेजर रीजंस हैं डायलिसिस को ना लेके ट्रांसप्लांट को लेने के। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि डायलिसिस पे आपकी 80% ऑफ द लाइफ आप यू कैन सर्वाइव। मतलब लेट्स से कि आपके 50 साल बचे हुए हैं तो उसका 80% अगर आप डायलिसिस पे रहते हैं पूरी उम्र भर, तो आप
यू कैन सर्वाइव। पर यार चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और जो चांसेस ऑफ बाकी की चीज़ें हैं उन वो चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो हाइजीन फैक्टर हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं मैं कहूँगा, और हमारे रहने का तरीका भी बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, जो डायलिसिस का जो टाइम है, एक डायलिसिस 4 घंटे का होता है। अब हम डॉक्टर्स वगैरह जो हमें बताते हैं कि 4 घंटे आपका डायलिसिस होगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हो। एज इन आप आओ, डायलिसिस कराओ 4 घंटे का, और उसके बाद ऑफिस चले जाओ। जैसे बात काफ़ी के लोग करते भी हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि नॉर्मल प्रोसेस निकालते हैं और यही प्रोसेस वो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और करते भी हैं यार। वो मतलब हेड्स ऑफ टू दोज गाइज, वो कर रहे हैं अपना, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने की, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। देखो यार, अगर आप यंग हो और आपको लगता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपको अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको डायलिसिस को ना चूज़ करके आपको ट्रांसप्लांट चूज़ करना चाहिए। मैं बताता हूँ आगे क्यों। तो जो 4 घंटे का प्रोसेस मैंने बताया कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 4 घंटे का प्रोसेस है डायलिसिस का। अब मैं इस 4 घंटे को एक्सप्लेन करता हूँ कि 4 घंटे का मेरी लाइफ में कैसे आया है। तो मैं अपने घर से निकलता हूँ, हॉस्पिटल के लिए जाता हूँ, आधा घंटा लगा लेता हूँ मैं हॉस्पिटल पहुँचने में। मैं हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब मैं डायलिसिस रूम में जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका बेड खाली मिलेगा और आप सीधा जाओ, लेट जाओ और डॉक्टर्स, आपको वहाँ वेटिंग करना पड़ता है, वेटिंग लगानी पड़ती है। कई बार 40 मिनट और कई बार 1-1 घंटे तक आपका वेटिंग में नंबर आता है, आधे घंटे में भी आता है, कई बार 15 मिनट में आता है, लक। तो लेट्स से कि मैं मोटा मोटा आधा घंटा ले लेता हूँ। नॉर्मली आधे घंटे में आता नहीं है नंबर, वो चलो मैं आधा घंटा लेता हूँ। उसके बाद फिर वो 10-15 मिनट तक आपकी टेपिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद वो मशीन्स को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वो डायलिसिस चालू होता है। उसके बाद वो 4 घंटे का डायलिसिस होता है। वो 4 घंटे के डायलिसिस में आपको, मेरे केस में क्या था कि मेरी जो वेंस हैं वो थोड़ी सी, मेरी गर्दन मोटी है तो वो वेंस दब जाती हैं अगर मैं गर्दन मूव करता हूँ, तो मेरे को अपनी गर्दन इसी तरह से होल्ड करके रखनी पड़ती थी 4 घंटे लगातार। अगर मैं हल्का सा हिलता हूँ या फिर खांसी आ जाती है मेरे को, तो वो मशीन्स जो है वो वार्निंग दे देती है, वो एरर दे देती है। उस मशीन को रीसेट करना पड़ता है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है उस फ्लो को, ब्लड के फ्लो को बनाने के लिए। तो अब ये 4 घंटे तक अपनी गर्दन को इस तरह से होल्ड करके रखना, लगता तो बहुत ईजी है कि बहुत आसान होगा, पर लिटरली बहुत मुश्किल है। मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया था, मैं 4 घंटे तक परेशान हो जाता था कि किस तरह से यार ये टाइम पास हो। मैंने लिटरली सारे के सारे पॉडकास्ट सुन दिए। मेरा एक फ्रेंड है मोहित आहूजा, उसके पॉडकास्ट मेरे को उस टाइम पे बहुत काम आए, बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट होते हैं, तो मैंने वो सुने। मेरा वो नॉर्मल सा हो गया था कि वो वहाँ डायलिसिस करते वक्त वो हेडफोन लगा लेने और आँख बंद करके उसके चुपचाप पॉडकास्ट सुनते रहो। उससे थोड़ा सा दर्द भी कम हो जाता है और वो जो गर्दन की जो मूवमेंट वाले जो है वो उसकी भी थोड़ा सा कंट्रोल करने लगा था। उसके बाद 4 घंटे के बाद आपकी फिर दोबारा से ड्रेसिंग होती है, उसको क्लीन करते हैं, वो टेपिंग वगैरह करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट उसमें लगा लीजिए। और उसके बाद फिर आप 10-15 मिनट तक वेट करते हो, क्योंकि डायलिसिस के बाद नॉर्मली क्या होता है, आपका बीपी जो है नीचे चला जाता है, शुगर नीचे चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डायलिसिस कराया और आप तुरंत खड़े हुए और चल दिए, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप चलते हो, आप निकलते हो वहाँ से, फिर कैब वगैरह लेके फिर घर जाते हो, फिर आधा घंटा पौना घंटा लगाते हो। तो अगर मैं इस प्रोसेस को देखूँ तो 6.5 घंटे के करीब ये प्रोसेस बनता है, जिसको डॉक्टर्स 4 घंटे बोलते हैं। 4 घंटे नहीं होता है यार, 6.5 घंटे का प्रोसेस होता है। और इस 6.5 घंटे के प्रोसेस के बाद आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप कुछ और काम कर सको। मतलब मैं अपना बताता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी बचती थी कि मैं घर जाऊँ किसी तरह से और मेरे को लगता था कि बस किसी तरह से मेरे को बिस्तर मिल जाए, मैं सो जाऊँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घर आता था, मैं खाने के लिए बोलता था कि मैं खाना खाऊंगा, और मेरे में एनर्जी ही नहीं रहती थी यार इतनी, और मैं आँख बंद करके मैं सो जाता था। उसके बाद मैं मना कर देता कि नहीं आज अब नहीं खा सकता। डायलिसिस के बाद भी मेरे को नींद इतनी ज़्यादा आने लगी थी, मतलब मैं ज़्यादातर टाइम सोते हुए ही निकालता था यार, मेरे में एनर्जी रहती नहीं थी। तो मैं सो रहा हूँ या फिर मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, पनीर वगैरह खा रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ या डायलिसिस करा रहा हूँ। तो मेरा डायलिसिस था वो हफ्ते में 3 दिन चलता था। स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोगों का डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन चलता है, और जब लॉन्ग टाइम तक कराते हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन पे शिफ्ट कर देते हैं आपके पैरामीटर्स को देखते हुए। तो हफ्ते में 3 दिन, और हर दूसरे दिन में 6-6.5 घंटे हॉस्पिटल में देना। तुम लिटरली डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। तुम वहाँ पे उन पेशेंट्स को देखते हो जो पहले से परेशान हैं, तुम हर एक किसी को देख रहे होते हो जो 4 साल से करा रहे हैं, जिनकी एज हो चुकी है, जो मतलब हर तरह का बंदा वहाँ आता है। वो तो परेशान हो ही रहा है जो बंदा वहाँ डायलिसिस करा रहा है, उसके साथ एक बंदा और होता है जो उसका पेशेंट के साथ जो बंदा होता है, वो बंदा बाहर बैठा होता है, वो भी 4-4.5 घंटे आपके साथ परेशान हो रहा है। डायलिसिस रूम में उसकी एंट्री नहीं होती, तो डायलिसिस में सिर्फ पेशेंट होता है, डायलिसिस रूम के बाहर वो बंदा वेट कर रहा होता है। लिटरली उन लोगों ने ना आपस में, अब हर एक किसी के साथ एक एक बंदा आता है, उन लोगों ने आपस में ना एक फैमिली सी बना ली थी। वो लोग साबरे आपस में एक दूसरे को जानते हैं,
वो सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, बाहर टाइम पास करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैंने भी अपने स्टार्टिंग के डायलिसिस में अपने साथ मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके गया, पर फिर मेरे को लगा कि यार ये पनिशमेंट जो है मैं उन लोगों को क्यों दूँ। मैं 4 घंटे अंदर लेटा हुआ हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, चुपचाप टाइम पास कर रहा हूँ, वो 4 घंटे वो पनिशमेंट क्यों लें। तो मैंने हिम्मत करके अपने आप को समझाया कि यार तू अब तक करता आ रहा है ना, तो आगे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कैब लेना शुरू किया और मैंने अकेला जाना शुरू किया। मैंने जैसे बताया ना कि दिमाग जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखा जाए तो जो दूसरा बंदा आपके साथ चल रहा है, जो वहाँ परेशान हो रहा है, जो वहाँ बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा है। वो मोटिवेट आप अपने आप को भी कर सकते हो यार। तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा कि नहीं यार, मैं अकेला जाऊँगा और मैं खुद डायलिसिस कराऊँगा। अगर मेरे को कुछ परेशानी होती है तो मैं इस पे डायल पे नंबर सेव करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। जब गाड़ी नहीं चलानी है, कैब लेके जाना है, कैब लेके आना है, और मेरे को कुछ करना नहीं है, सिर्फ डायलिसिस कराना है, वहाँ जाके लेटना होता है। सारे डॉक्टर्स करते हैं, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं अगर कुछ परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है यार। तो मैं हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ से फ्री किया और मैंने खुद जाना शुरू किया। अच्छा, ये 6.5 घंटे का प्रोसेस जब मैंने देखना शुरू किया, उसके बाद भी मेरे को ना कहीं ना कहीं अपने अंदर से ना एक डिप्रेशन सा आना शुरू हुआ। मेरे को उस लाइफ को देखते हुए हर वक्त मैं हॉस्पिटल में, हर वक्त मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, लोग परेशान हैं, लोग पेशेंट हैं, किसी का पोटेशियम बढ़ गया, कोई एंटी इमरजेंसी में एडमिट हुई है, किसी का यूरिया बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस करा रहे हो तो लाइफ नॉर्मल चल रही है। लाइफ नॉर्मल नहीं चलती है दोस्त, वो कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ है एक तरह से। वो बस जिंदा रख रहे हैं आपको, वो बस किसी तरह से कि हाँ चलो ठीक है, आप बिना डायलिसिस के शायद ना रहो, डायलिसिस के साथ वो आपको ज़िंदा रख रहे हैं, वो आपकी लाइफ को चला रहे हैं। डायलिसिस के साथ साथ कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं जो आपका ब्लड बनाने के काम आते हैं, और काफ़ी मतलब हैं 1-2 इंजेक्शंस हैं जो लगते हैं। तो नॉर्मल डायलिसिस की कॉस्ट 2,500 से लेकर 4,500 तक आती है, पर जब वो इंजेक्शंस लगते हैं तो वो आपकी 4.5 वाली बढ़ के 6.5 7.5 तक भी पहुंच जाती है, 7 7.5 तक भी पहुंच जाती है। तो अगर मैं देखता हूँ नॉर्मली, तो एक डायलिसिस का खर्चा, हफ्ते का डायलिसिस का खर्चा जिसमें 3 सिटिंग आती हैं, वो 20,000 के आसपास बैठता है, जिसमें एक डॉक्टर की सिटिंग भी है। आप हफ्ते में 20,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, महीने में आप 90,000 60,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कुछ नॉर्मल नहीं है, आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हॉस्पिटल की होकर रह गई है। 6 घंटे देने के बाद आप, ऐसा नहीं है, आप में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप अपने ऑफिस के लिए जा पाओ। आप ज़्यादातर टाइम सोते हुए निकालते हो, आपके अंदर एनर्जी फिर भी रही नहीं। बहुत सारी खाने पे बाउंडेशंस होती हैं, पनीर आपको खाना होता है, भूख आपको लगती नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती ओवर ईटिंग करनी होती है, वॉमिटिंग का हर वक्त फील रहता है ओवर ईटिंग करने के बाद। तो तुम मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ आना शुरू हो जाती है कि यार ये मेरे साथ गलत हो गया है। वो डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। यार देखो, अगर आपकी एज ही 50 या 60 प्लस है, तो मैं कहूँगा कि आप डायलिसिस पे रह सकते हो जितनी लाइफ है, क्योंकि देखो आप रिटायर्ड हो एक तरह से, आपको कोई और काम नहीं करना, आपके ऊपर किसी और चीज़ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको नौकरी नहीं करनी, आपको कमाना नहीं किसी के लिए। पर अगर आप यंग हो तो आपको यार, आपके पीछे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी है। मेरे हिसाब से आपको वो ज़िंदगी जीनी चाहिए जिसमें आप बाकी की चीज़ें भी कर पाओ। कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ नहीं जीनी चाहिए। तो वही मैंने अपने आप को चूज़ किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स वाले पहले से ही डायलिसिस के फेवर में नहीं थे, वो ट्रांसप्लांट के लिए ही कह रहे थे कि ट्रांसप्लांट कराओ। मैं था जो जिद करके लगा हुआ था कि यार मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। पर जब ये चीज़ें होने लगी, मेरे को खुद अंदर से डिप्रेशन आने लगा, मेरे को हर वक्त अंदर से बहुत ऐसा लगने लगा कि लाइफ ख़त्म हो गई है यार, या फिर मैं हॉस्पिटल का ही होके रह गया हूँ। मेरे को गुड फैक्टर जो था मेरा चाहने लगा, जो मेरा दिमाग था उसने मेरे को बोलना बंद कर दिया, मैं मोटिवेट होना कम हो गया। जिस वक्त मेरे साथ ये हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि यार एक बार डायलिसिस को छोड़ के ट्रांसप्लांट की चीज़ों को देखते हैं। ये जो सेटिंग थी, ये 4-5 सेटिंग के बाद ही मेरे साथ ये हो गया था। मतलब 2 हफ्ते लगा लो मैक्स, 2 हफ्ते के बाद ही मैंने फिर देखना शुरू किया कि ट्रांसप्लांट। मैं डॉक्टर से मिला, मैं अच्छे डॉक्टर से मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, उन्होंने मेरे को बताया कि ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस होता है, डोनर की लाइफ कितनी इफेक्ट करती है, और जो रेसिपिएंट है उसकी लाइफ कितनी, रेसिपिएंट यानी कि जो किडनी ले रहा है उसकी लाइफ कितनी इफेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ों पे बाउंडेशंस होती हैं। क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि यार ट्रांसप्लांट के बाद तो ये हो जाता है, ट्रांसप्लांट के बाद तो वो हो जाता है, ट्रांसप्लांट तुम ये नहीं कर सकते। तो वो मेरे पास भी डाउट थे और मैंने वो सारे डाउट क्लियर किए। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने सारा कुछ बताया कि क्या क्या होता है, मेडिसिन कितने की चलती हैं, स्टार्टिंग में कितने की चलती हैं, फिर वो बाद में कितनी की हो जाती हैं, इम्यूनो सप्रेशंस क्या होते हैं, इम्यूनिटी कैसे वीक होती है, कितने टाइम के लिए वीक होती है, तुम क्या नहीं लाइफ टाइम कर सकते हो और क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं उन सब चीज़ों का कंपैरिजन करूँ तो आप कर ज़्यादा चीज़ सकते हो, ना करने वाली चीज़ें लिमिटेड हैं। और अगर वो ना करने वाली चीज़ें, जो जिन चीज़ों को हम नहीं कर सकते ना, वो आपको कुछ अच्छा नहीं दे रही हैं।
जैसे मैं अनहाइजीनिक खाना नहीं खा सकता, अनहाइजीनिक खाना खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, पर आप लोग खा सकते हो थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक, क्योंकि आपके अंदर एक इम्यूनिटी फैक्टर है जो कि उस चीज़ को एडजस्ट कर सकता है, वो उसको हिट करेगा और वो आपको बीमार नहीं होने देगा। मेरे अंदर वो इम्यूनिटी कम रहेगी, पर अगर मैं अनहाइजीनिक खाऊंगा ही नहीं तो मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगा यार, सिंपल सी बात है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली हाइजीन का ध्यान रखना होता है, ट्रांसप्लांट के बाद हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, और हाइजीन का ध्यान रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। अब मैं 1 महीने के बाद ये मैं बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत भारी भारी लग रहा था कि यार मैं ये कैसे कर पाऊँगा, यार मैं कैसे कर पाऊँगा। नॉर्मल लाइफ जीनी होती है यार, मैं बाकी का सारा कुछ बताऊँगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा। पर अगर मैं ऐसे देखूँ तो मैं डॉक्टर से मिला, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया। मेरे को यार सबसे ज़्यादा टेंशन जो थी वो थी कि जो डोनर है, जो मेरी वाइफ जिसने मेरे को किडनी दी है, तो उसकी लाइफ कितना इफेक्ट करेगी। तुमने अपनी तो लाइफ ख़राब कर ही ली है, तुम्हारी तो किडनी फेलियर हो गया और तुम एक तरह से जा रहे हो, पर तुम्हारी वजह से ना यार तुम्हारे किसी अपने की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा टेंशन हर एक बंदे को यही होती है। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि यार मेरी वजह से ना मेरी वाइफ की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे क्लियरिटी ली डॉक्टर से। जब मेरे को सब कुछ क्लैरिफाई हो गया, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ट्रांसप्लांट कराते हैं। जो डर है वो बहुत ज़्यादा लगता है ट्रांसप्लांट से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स आपको सारे नेगेटिव फैक्टर्स बताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हालांकि हमारी साइंस ने बहुत इंप्रूव कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके। जो पहले वाला जो ट्रांसप्लांट होता था और जो अब ट्रांसप्लांट होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो अब वाला ट्रांसप्लांट है वो बहुत सिक्योर है, सारे टेस्ट पहले से ही करा के रखते हैं। वो डोनर के और जो रिसिपेंट के टेस्ट हैं वो सारे के सारे पहले से ही होते हैं। उनको सब कुछ पता होता है कि आपकी बॉडी कितना झेल सकती है, आपका हार्ट फिट है, लीवर फिट है, या फिर जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे टेस्ट होते हैं। सारे डॉक्टर्स की क्लैरिटी होती है, क्लैरिफाई कराना होता है सबको। सबके क्लैरिफिकेशंस लगते हैं कि ये हमारी तरफ से फिट है। हार्ट का अलग होता है, लीवर का अलग होता है, तुम्हारा इवन जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं उनका अलग होता है। सारे डॉक्टर्स के पास आपको जाना होता है, उनकी क्लैरिफिकेशंस लेनी होती हैं, वो लगती हैं। उसके बाद फिर आप लास्ट सर्जन से मिलते हो। जो सर्जन होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते हैं कि नेगेटिव फैक्टर्स ये होते हैं। मतलब वो आपको हर एक चीज़ खुल के बताते हैं, वो आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं। और मेरे हिसाब से वो बहुत सही भी करते हैं, क्योंकि आपको देखो यार 1% चांस होता है कि आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ना हो, पर वो 1% भी आपको पता होना चाहिए। अब ना नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हो तो उसके साथ भी कुछ परेशानियाँ आती हैं, ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज़ीरो हो गई। और अगर इस टाइम पे कुछ इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन मेजर हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि किडनी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी कुछ परेशानियाँ आई, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो परेशानियाँ क्या थी, किस किस तरह से मेरा प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे स्टेप हुए, क्या क्या मेरे को फील हुआ, किस किस तरह से मैं एडमिट रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ट्रांसप्लांट है इसमें खर्चा कितना आता है। ट्रांसप्लांट से पहले भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने तक मेडिसिन का खर्चा होता है। 3 महीने तक कुछ टेस्ट भी रेगुलर होते हैं, उनका भी खर्चा होता है। डॉक्टर की विजिट रेगुलर होती है, उनका भी खर्चा होता है। वो सारे के सारे खर्चा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।